आज फिर बात की जाएगी टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज की मटेरियल की। और इसमें जो मेन चीज है जो हम आज डिस्कस करेंगे वो चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ के बारे में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में। सबसे पहले बात करते हैं चार्ज की। किसी भी मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज जो जनरेट होती है वो चार्ज की वजह से। चार्ज उसका मेन जो है वो रीजन। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज जितनी भी है वो सब चार्ज की वजह से होगी। चार्ज के बारे में अगर हम बात करें तो अगर कोई एटम है तो उसमें दो पार्ट होते हैं। एक नेगेटिवली चार्ज पार्ट रीजन जिसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं, और एक होता है आपके पॉजिटिवली चार्ज रीजन जिसको कि आप न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लाई करते हैं और यानी अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो मालूम पड़ता है कि वो जो है न्यूक्लियस के अंदर है। जैसा कि आप लोगों ने शायद और पार्टिकल भी जो हैं वो पड़े होंगे, न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियो है, हाइड्रॉन्स हैं। तो ये पार्टिकल जो हैं ये सब न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। अगर आप लोगों को याद हो 12th में आप लोगों ने पढ़ा होगा मास डिफेक्ट, कि अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि उस समय पर डिस्कवर थे अगर इन दोनों के मासेस का सम करें तो वो मास ऑफ न्यूक्लियस के बराबर नहीं आता। न्यूक्लियस का मास थोड़ा ज्यादा होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है अगर हम इन दोनों का सम कर लें तो वो न्यूक्लियस के मास से फिर भी कम रहता है। तो ये जो डिफरेंस है, जितना भी मास का ये जो डिफरेंस आया है इसको हम बोलते हैं मास डिफरेंस। यानी अभी यहाँ और पार्टिकल्स जो है जो छुपे हुए हैं जो हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए हैं न्यूक्लियस से। और इसी से फिर आगे एक नई स्ट्रीम जो है न्यूक्लियर फिजिक्स की जो है वो डेवलप हुई, जिसमें कि पार्टिकल का एक्सट्रैक्शन जो है ये सारी चीजें पार्टिकल के बारे में की और क्या क्या पार्टिकल किस तरह से एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं इन सब के बारे में वहां पढ़ाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ पर या सबफील्ड मॉडल के हिसाब से जो है तो सर्कुलर पाथ तो सिलेक्ट्रिकल पाथ पर मूव करते रहते हैं, पर न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करते हैं। और न्यूक्लियस जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है ये सेंटर में होता है। एटम का सारा मास कहा जाता है कि न्यूक्लियस में ही सेंट्रलाइज होता है। तो न्यूक्लियस उसका सेंटर है। प्रोटॉन के ऊपर कहा जाता है कि वो पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है कि वो नेगेटिवली चार्ज। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने ये सारी चीजें जो है। ये बस रिवीजन कर रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से, जिससे कि जो जो यस सर। चीजें निकलती आए, ठीक है ना। क्योंकि कुछ चीजें जब हम पढ़ते हैं तो वो छूट जाती है। अब आप जब पढ़ते हैं तो इस हिसाब से पढ़ते हैं कि भाई हमें जो है पेपर निकालना है, फिजिक्स का पेपर क्लियर करना है, तो उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से पढ़ते हैं। तो हम उसमें क्या होते हैं कि उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं कई बार उनको इग्नोर कर देते हैं कि अरे ये तो कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया, इसको क्या करेंगे पढ़ के। तो उसलिए यही करते हैं ना, तो प्रॉपर्टीज को छोड़ देते हैं। तो यहाँ वो बेसिक्स में फिर से उठा रहा हूँ जिससे कि आप वो चीजें समझ पाए प्रॉपर्टीज को। और आगे जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो भी टोटली डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर के ऊपर, चार्जेस के बिहेवियर के ऊपर, तो उनको हम अच्छे से समझ पाए। जैसे एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है, अगर हम न्यूक्लियस का साइज देखें तो न्यूक्लियस का साइज जो है वो 10⁻⁻14 के ऑर्डर का होता है। जो न्यूक्लियस का साइज होता है बोर की फर्स्ट, अगर हाइड्रोजन लाइक एटम की हम बात करें तो हाइड्रोजन लाइक एटम के अकॉर्डिंग जो है, बोर के अकॉर्डिंग जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से 10⁻⁻10 मीटर पर है, जिसको बोर रेडियस बोलते हैं, 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है। यानी कि वो लगभग 10⁻⁻10 मीटर दूर एटम से बैठा हुआ है। कभी आपने सोचा कि ये डिस्टेंस कितनी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की न्यूक्लियस के कंपैरिजन में?
न्यूक्लियस का साइज है 10⁻⁻14 के ऑर्डर का, और इलेक्ट्रॉन का साइज है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन उससे दूर बैठा है 10⁻10 मीटर पर। आप जरा इसको इस तरह से एज्यूम करके देखिए कि अगर प्रोटॉन का साइज, सॉरी, न्यूक्लियस का साइज अगर 1 मीटर हो जाए, अगर न्यूक्लियस का साइज 1 मीटर हो जाए तो इलेक्ट्रॉन उससे कितनी दूरी पर बैठा होगा? अराउंड कितनी 1 दूरी पर लाख बैठा? मीटर। 1 लाख मीटर नहीं, 10,000 मीटर। 10⁻4 का अंतर यस है ना, सर। माइनस हो, लगभग 10,000 हो गया टेन ना, टू थोड़ी तो पावर जीरो आएगी। माइनस 14 होता है कि 15 होता है? -14 के ऑर्डर का जो है, डिफरेंट डिफरेंट एटम के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो एवरेज जो है 10⁻⁻14 के ऑर्डर का माना जाता है। तो लगभग 10,000 मीटर, 10,000 मीटर दूर बैठा हुआ है। 10,000 मीटर कितना हो गया? 10 किलोमीटर। यानी अगर 1 मीटर का न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन उससे लगभग लगभग 10 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है ना। अगर न्यूक्लियस का साइज सन के बराबर का हो जाए तो इलेक्ट्रॉन लगभग अर्थ के बराबर डिस्टेंस पे बैठा होगा, या उससे आगे कहीं। आप यस समझ रहे सर। हैं ना। यस तो सोचिए, यस सर। उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन में कितनी पावर है कि कितनी दूर के इलेक्ट्रॉन को उसने पकड़ रखा है, या इलेक्ट्रॉन के अंदर कितनी पावर है। ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो चार्जेस की वजह से डेवलप होती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है ये कॉज हो इन प्लैनेट्स को आपस में बांधने के लिए, क्योंकि अर्थ का भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है अर्थ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी देखी है अर्थ की? नहीं देखी किसी ने? एक्सपीरियंस किया है? अरे नहीं किया तो बताओ ना, फिर यस मैं सर। बताऊं। हाँ? अर्थ, जिसने महसूस किया है किसी ने इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को अर्थ की? नहीं बताओ। यस सर, सर। कर रहा होगा सर, कोई आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है। एरोरा सर का नाम सुना है? लाइटिंग के टाइम पे सर इलेक्ट्रिक फील्ड ही चलता है। चलो मैं बताऊं। हाँ सर, एरोरा का नाम अरोमा लाइट सुना है? सुना है। हाँ। एरोरा जो है ये, जो आपका आर्कटिक रीजन जो है, और आर्कटिक जोन सुना यस है सर। ना, यस सर, वहां वो वहाँ पर पे अलग आपने टाइप की लाइट्स टाइप की बनती है। लाइट इसमें जो है वो आसमान में दिखाई देती है, ग्रीन कलर का शायद जो है, बिजली सी कड़कती हुई दिखाई देती है, एरोरा उसको बोलते हैं। वो इंटरेक्शन सनलाइट और अर्थ के इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटरेक्शन की वजह से होता है। वो जो लाइट दिखती है वो अर्थ के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड और जो सनलाइट है उसके इंटरेक्शन से होता है। तो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी अर्थ की देखने की सबसे बढ़िया जगह है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्लैनेट्स जो है सब एक दूसरे से इलेक्ट्रिक फील्ड से बंधे हो। मैं आज ही जो है गूगल में मैं देख रहा था, तो इसमें कई बार होता है ना मोबाइल में, जो आप ज्यादा देखते हो तो उसको दिखा देता है। तो उसमें सबसे ऊपर ही दिखाया हुआ था कि आइंस्टाइन की स्पेशल, वो आइंस्टाइन की जो स्पेस टाइम थ्योरी है उसके अंदर ढेरों कमियां निकाल दी हैं साइंटिस्टों ने। पढ़ नहीं पाया क्योंकि आज जरा दूसरे काम में लगा हुआ था। तो पढ़ के कभी फिर उस पर डिस्कस करेंगे, देखते हैं क्या उसमें कमी यस निकाली। सर। पर आइंस्टाइन की स्पेस टाइम थ्योरी क्या थी? देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। न्यूटन की थ्योरी थी कि ग्रेविटी ने प्लैनेट्स को एक दूसरे से बांधा हुआ है, लेकिन आइंस्टाइन ने कहा कि नहीं, ग्रेविटी जो है वो प्लैनेट को नहीं बांध सकती। प्लैनेट्स जो है ये स्पेस टाइम के फैब्रिक में उलझे हुए हैं। तो इलेक्शन में ग्रेविटी से नहीं बंधे हुए हैं, ये स्पेस टाइम के फैब्रिक में है। और आज ही अभी ये पढ़ने को मिला कि ये जो है इस थ्योरी को भी जो है डिस्कार्ड कर रहे हैं लोग, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं साइंटिस्ट। तो कहीं ऐसा तो नहीं, पढ़ूंगा तब मालूम पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये प्लैनेट्स को बांधे हुए हों।
तो ये चार्ज की खास चीज। इस नजरिए से कभी चार्ज को पढ़ा आप लोगों ने? नहीं सर। नहीं पढ़ा। तो क्योंकि हमने उसको एटम को 10⁻⁻14 15 के ऑर्डर का जो है समझ के उसको पढ़ा कि अरे ये तो बहुत छोटा है, ये क्या कर सकता है। हम जैसे वो एक मक्खी होती है ना, कह रहा मक्खी क्या बिगाड़ेगी, लेकिन मक्खी के ऊपर एक मूवी आई हुई है, उसे देखना तो क्या क्या बिगाड़ सकती है मक्खी, ये उसमें यस दिखाया सर। हुआ है। यस सर। हाँ, देखिए। यस यस सर। तो इन एक्चुअल में ये जो छोटी चीजें होती है जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, ये मेजर रोल प्ले करती है। चलिए चार्जेस के बारे में और आगे बात करते हैं। तो चार्ज में दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, अट्रैक्शन और रिपल्सन। जो लाइक चार्जेस है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सॉरी अनलाइक चार्जेस जो है, अनलाइक चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक चार्जेस जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये कुछ चीजें आप लोगों ने जैसे पढ़ी होंगी 12th में, कि अगर हम किसी स्केल को जो है वो रब करें और उसको कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर दें तो उसके पास लेकर आए तो वो उनको अट्रैक्ट कर लेता है। और अगर आप एबोनाइट की रॉड जो है उसको आप रब करें, और रब करके जो है उससे फर से रब करते हैं, यस सर। फर से अगर आप उसे रब करें और रब करने के बाद अगर दो एबोनाइट की रॉड को आप पास लेकर आते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। क्या फर और एबोनाइट को पास लेकर आते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका रीजन भी जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है इसके मूवमेंट की वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं उस फ्रिक्शन से। तो जो सरफेस के यस इलेक्ट्रॉन सर। होते हैं, जब हम उसे रब करते हैं तो फ्रिक्शनल एनर्जी जनरेट होती है। उस एनर्जी को लेकर जो सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो लूजली बाउंड होते हैं एटम से, वो लिबरेट कर जाते हैं। ठीक है, वहां से अलग हो जाते हैं और फर्क के ऊपर आ जाते हैं। तो जो प्लेट है जिससे इलेक्ट्रॉन गया, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है क्योंकि वहां डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। जनरली तो एटम न्यूट्रल होता है ना। यस सर। यस सर। तो जब वहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो जो एबोनाइट की रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई, और जो फर है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गया वो नेगेटिवली चार्ज हो गई। गेन किया उसने, गेन मतलब नेगेटिव, डोनेट मतलब पॉजिटिव, उसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। और इसी से आपने पूरा केमिस्ट्री के अंदर वो चैप्टर पढ़ा होगा, वैलेंसी वाला। पूरा चैप्टर जो है इसी से एक्सप्लेन किया गया है कि क्या मेटालिक बॉन्ड होते हैं, क्या कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर्स की वजह से होते हैं, और इनके फोर्सेस इतने तगड़े होते हैं, जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो होते हैं इनके चार्जेस की वजह से, उन सब के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो है हम आसानी से, अगर कोई NaCl का मॉलिक्यूल है तो उससे Na और Cl को आसानी से अलग नहीं कर सकते, जबकि Na ने डोनेट कर दिया है इलेक्ट्रॉन Cl को, Cl ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, और उसके बाद उन दोनों की रोल खत्म हो गया, दोनों ने अपनी अपनी ऑक्टेट पूरी कर ली है। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज की वजह से उनमें इतना टाइट बॉन्ड हो जाता है कि हम उसे आसानी से लिबरेट नहीं कर सकते। फिर ये काफी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसी बॉन्डिंग के ऊपर एक और इंटरेस्टिंग चीज मुझे याद आ गई, अभी हम न्यूक्लियस की बात कर रहे थे। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, वहीं प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। और अभी हम बात कर रहे हैं कि लाइक चार्जेस जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और इसीलिए अगर हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड को देखें तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड में आपने देखा होगा एटम के चारों ओर, यहाँ पे अगर मैं बना देता हूँ थोड़ा सा तो उससे और आपको वो लगेगा, आइडिया रहेगा।
ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों ओर पहली ऑर्बिट में 2 होते हैं, फिर उसके बाद दूसरी ऑर्बिट है तो उसमें 8 होंगे। और अगर आप देखें, आप चाहे 2 बनाए, चाहे 6 बनाए, चाहे 8 बनाए, अगर आपने गौर किया हो तो आप इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन के बीच में एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस रखते हैं सारे इलेक्ट्रॉन के बीच। जैसे ये देखो, हमने 2 इलेक्ट्रॉन बनाए पहली ऑर्बिट में, तो 2 अलग अलग डायरेक्शन में बनाए, लेकिन डिस्टेंस उनके बीच की सेम रखने की कोशिश की है। इसके बाद हमने ये 3 और 3 6 और 1 7 बनाए हैं, और इसमें भी कोशिश ये की है कि ये लगभग लगभग एक दूसरे से बराबर दूरी पर दिखाई दे। क्यों, ऐसा क्यों दिखाया जाता है? नहीं तो सर वो इधर उधर हो जाएंगे तो फिर रेपेल ज्यादा मारेंगे और फिर हो सकता है सर वो ऑर्बिट ही बेकार हो जाए। वो एक दूसरे से स्क्रीनिंग इफेक्ट इसको बोलते हैं, कि एक दूसरे से, यस क्योंकि सर, वो यस सर। लाइक चार्जेस हैं, तो एक दूसरे से वो इस तरह से एडजस्टमेंट बना लेते हैं रिपल्शन फोर्स की वजह से, कि वो जहां पर बैलेंस होता है उतनी डिस्टेंस, उतनी दूरी पर सब लोग कह रहा हूँ सॉरी, सब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से एडजस्ट हो जाते हैं। कोई और वहां पर ऐड होगा तो फिर वो वहां स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, और फिर से अपने आप की जो अपनी डिस्टेंस है फिर उसको एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन है भाई। अगर 11 इलेक्ट्रॉन बाहर चारों ओर डिफरेंट ऑर्बिट में अपने आप को एडजस्ट किए हुए हैं, तो 11 प्रोटॉन उस छोटे से न्यूक्लियस में एक ही जगह पर बंधे हुए हैं सब। प्रोटॉन तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसका तो कोई रोल है नहीं। तो वहां पर कैसे प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को अपने आप में ऑर्बिट में नहीं सेट कर रहे, वहां कैसे एक दूसरे के साथ अटके हुए हैं? कभी सोचा इस पे? क्या रीजन हो सकता है कोई अपने आप? कुछ तब नहीं सोचा, अब सोचो, बताओ अब क्या रीजन हो सकता है। आंसर तो मुझे भी मालूम है कि किसी को नहीं मालूम होता, लेकिन ये तो देखो कि क्या है, कहां तक आपकी इमेजिनेशन जा सकती है। सर कोई ना कोई बॉन्ड तो सर हो गई फिर। हाँ, बात समझे ना, कोई ना कोई बॉन्ड होगा जिन्होंने उसे इस तरह से बांध रखा है। तो सही तुमने आइडिया लगाया। इसका जवाब जो है तुम्हारे 12th वाले टीचर को वो भी बता दे तो बहुत बड़ी बात होगी। सर ऐसी स्कूल चीज पकड़ी टीचर तो जाती सर वैसे भी कुछ नहीं बताते थे। है। चलो खैर, इस बात पे नहीं जाते हैं, गुरु गुरु होता है। अब जो नर्सरी क्लास में जो है ABCD जो सिखाते थे, तो क्या उनका जो है रोल कम हो जाता है क्या? नहीं सर। उसका रोल अपनी अपनी जगह पे है। हाँ, तो देखो अभी जैसे, क्या नाम है बेटा, नाम तुम्हारा जो है, की स्क्रीन तो छोटी सी आ रही है, इसमें नाम नहीं दिख रहा। सोम। सोम सोम। सर। हाँ, जैसे सोम ने अभी बताया कि कोई ना कोई तो बॉन्ड वहां है, तो जब भी एक दूसरे से इतने पास पास बंधे हुए, तो सबसे बड़ी चीज क्या निकल कर आई कि बॉन्डिंग इनको जो है वो आपस में बांध। बॉन्डिंग कब बनती है? जब चार्जेस का एक्सचेंज हो, यानी प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में किसी ना किसी कुछ ना कुछ चार्जेस का जो है वो एक्सचेंज हो रहा है, तभी ये बन सकते हैं। इसको जो है एक्सप्लेन किया था युकावा ने, जापानी साइंटिस्ट थे युकावा। उन्होंने एक नई थ्योरी दी, युकावा मिजोन थ्योरी। उन्होंने बताया कि इन एक्चुअल में ये जो प्रोटॉन होता है,
ये हमारा ये जो प्रोटॉन है ये पॉजिटिवली चार्ज है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ कि प्लस और माइनस इन दोनों से मिलकर बना। तो युकावा ने कहा कि अगर न्यूट्रॉन से, उनका मानना यह था कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है ये मीजोन का एक्सचेंज करते हैं तब एक दूसरे से बनते हैं। यानी अगर हम इस न्यूट्रॉन से एक मीजोन निकालकर इसको दे दें, पाई मीजोन उन्होंने दिखाया बताया था, पाई मीजोन इसको दे दें तो इस पे जाने पे ये प्रोटॉन क्या होगा, क्योंकि अब ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव पार्टिकल आया है इस पर, एक्सेप्ट किया इसने, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर न्यूट्रन हो जाएंगे। यानी ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये न्यूट्रॉन जिससे कि नेगेटिव निकल गया तो क्या बचेगा इस पे, सिर्फ पॉजिटिव, और ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटॉन। यस सर, और सर ऐसा ही चलता रहेगा। यस सर। हाँ, अब अगर सपोज कोई दूसरा और एक और न्यूट्रॉन उसके पास में है और इस न्यूट्रॉन ने एक और जो है इसको पाई मीजोन दे दिया, तो ये क्या हुआ, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बन जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन तो रह नहीं सकता, क्यों नहीं रह सकता, जब यहां आएंगे तब पढ़ाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल की फॉर्म में से न्यूक्लियस से निकल जाता है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन बना, ये बीटा पार्टिकल की फॉर्म से निकल जाता है। तो इससे क्या हुआ कि एटम डिसबैलेंस हो गया और रेडियो एक्टिविटी शुरू हो गई। फिर वो उसको बैलेंस करने के लिए वो पार्टिकल पे पार्टिकल निकालता जाता है एटम, न्यूक्लियस जो है, और रेडियो एक्टिविटी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से ये एक्सचेंज फोर्सेस की वजह से प्रोटॉन प्रोटॉन जिन पर की चार्ज लगभग इलेक्ट्रॉन के बराबर का ही है, ये टाइटली एक दूसरे से बाउंड हो जाते हैं। और किस तरह से कितने टाइटली बाउंड हो जाते हैं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन्स ने एक दूसरे को एक डिस्टेंस पर सेट कर रखा है रिपल्सिव फोर्स की वजह से, और उस रिपल्सिव फोर्स को नेग्लेक्ट कराकर इन प्रोटॉन्स को अट्रैक्टिव पोटेंशियल में, अट्रैक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यानी इतना जितना रिपल्सिव फोर्स है इतना तो लगाया ही लगाया, और उससे ज्यादा लगाया कि जिससे दोनों पास पास लगाए। ये इस एक्सचेंज फोर्स का जो है कमाल। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एक्सचेंज फोर्स जो है वो लग रहा हो हमारे अर्थ और मून के बीच में, जिससे कि एक दूसरे से बंधे हो सकता है वहां से। ये तो पाई मीजोन बहुत छोटे होते हैं, पाई मीजोन या न्यूट्रिनो या कुछ इस तरह के पार्टिकल जिन्हें अभी तक हम डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं, उनका एक्सचेंज अर्थ और उसके बीच में हो रहा हो। एक पार्टिकल जो है, बीच में एक थ्योरी आई थी, तो उसमें एक पार्टिकल कंसीडर किया गया था कि ये पार्टिकल के एक्सचेंज की वजह से ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं, उसको कहा जाता है ग्रेविटॉन। क्योंकि एक्सचेंज फोर्स ही बांध सकता है। तो जब स्पेस में इस थ्योरी को अप्लाई किया गया तो वहां क्योंकि एक पार्टिकल ऐसा चाहिए था जो एक्सचेंज कराया जा सके दो प्लैनेट्स के बीच में, और ग्रेविटी सबने बताया ही था कि ग्रेविटी का रोल होता है। तो ग्रेविटी रोल होता है तो कहीं ऐसे नहीं, लाइट जैसे क्वांटम पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, तो कहीं ग्रेविटी भी जो है वो पार्टिकल से मिलकर बनी हो। तो एक नया पार्टिकल फिर डिफाइन किया गया, ग्रेविटॉन। कहीं तो ऐसा तो ग्रेविटी नहीं तो कि एक फोर्स है ना, मतलब। ग्रेविटी तो कुछ है ही नहीं, अभी कुछ पता ही नहीं है, रिसर्च ही चल रही है ग्रेविटी पे। तो एज मिशन बता रहा हूँ मैं एक आपको कि बीच में ये थ्योरी आई थी, ठीक है, जो फेल हो गई। यस सर। ये ग्रेविटॉन के एक्सचेंज की वजह से जो है ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं। थ्योरी तो रोज नई नई थ्योरी आती रहती है, रोज नई नई थ्योरी फेल होती रहती है। अब क्योंकि यहाँ एक्सचेंज फोर्स की बात चल रही थी तो मुझे एक्सचेंज फोर्स वहां पर रिलेटिविटी में अचानक ध्यान आ गया, तो इसलिए मैंने जिप को छोड़ दिया। अगर मैं उसको नहीं भी बताता ग्रेविटॉन वाली थ्योरी को तो आपको पता ही नहीं चलता। आपको कौन सा यस पता सर। पड़ रहा था कि
लेकिन क्योंकि एक्सचेंज फोर्स का इफेक्ट मुझे दिखाना था कि ये भी हो सकता है लार्ज स्केल पे अगर आप सोचें तो ये थ्योरी यस फेल हो सर। गई बाद में। फिर स्पेस में तो इतनी थ्योरी आई, पार्टिकल के ऊपर इतनी थ्योरी आई कि भाई ये पार्टिकल जो है किस चीज से मिलकर बने हुए हैं। तो कुछ ने जो है बताया कि ये उनसे जो क्या बोल क्वार्क से मिलकर बने हुए हैं ये पार्टिकल। तो भाई क्वार्क किससे मिलकर बना हुआ है कि क्वार्क जो है वो स्ट्रिंग से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, तो फिर स्ट्रिंग थ्योरी आई, फिर मेम्ब्रेन थ्योरी, एम थ्योरी आई। ढेरों थ्योरी आती रहती है, रोज उसमें कमियां निकलती रहती हैं, फेल हो जाती रहती हैं। जैसे आइंस्टाइन की मैं अभी बता रहा था अभी, क्योंकि मैंने सिर्फ हेडिंग ही पढ़ा था, तो सिर्फ डिटेल में मैं पढ़ूंगा कि क्या चीजें हैं तब उनको लगाएंगे। सर क्या हेडिंग थी वो हेडिंग थी कि आइंस्टाइन की स्पेस टाइम थ्योरी जो है उसके अंदर सैकड़ों कमी जो है वो ढूंढी है डिफरेंट साइंटिस्टों ने। फिर सैकड़ों कमियां उसके अंदर बता दी है स्पेस टाइम थ्योरी। अच्छा कुछ इस तरह से करके हेडिंग था। हेडिंग भी वो तो मैंने बस ऐसे ही देखा और फिर आगे बढ़ गया, यानी बाद में पढ़ूंगा तो उसे इस तरह से छोड़ दिया। तो पूरा हेडिंग भी ठीक से नहीं पढ़ा मैंने। तो ओके आता सर। है ना, एआई वाले फोन हो गए हैं तो यस आप एक सर। दो बार चीज देखें तो फिर वो उसी को डिस्प्ले करते हैं। तो मेरा फोन इस तरह की जो है साइंटिफिक चीजों को जो है उसमें बार बार दिखाता रहता है। यस सर। तो देखता रहता हूँ मैं सब जो है चीजों को। मैं नीचे कहीं चला गया, चलो बाद में देखूंगा उसे आराम से तसल्ली से तब जो है। हाँ, तो ये कंसेप्ट समझ में आया, यस सर। एटम का, Yes, sir. न्यूक्लियस का, इलेक्ट्रॉन का। यस सर। चलिए, आइंस ख्याल से ये सारी चीजें तो हम डिस्कस कर ही चुके, लेकिन फिर भी चलो। एटम निकलता है इलेक्ट्रॉन से, तो एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, जिसे हम आइंस बोलते हैं, पॉजिटिव आइन। और अगर एटम जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन को, जैसे क्लोरीन की अभी हम बात कर रहे थे, Na और Cl की, तो Na जो है वो आइन में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव आइन में, Cl बन गया नेगेटिव आइन में। ठीक है, जनरली जो है वो एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। वो ऑक्टेट अपनी बॉन्डिंग से पूरी कर लेते हैं। ठीक है, जैसे Na प्योर फॉर्म में, इंडिविजुअल फॉर्म में बहुत कम मिलता है, Cl को हम प्योर फॉर्म में नहीं ले सकते, प्योर फॉर्म में लेंगे तो Cl2 की फॉर्म में मिलेगा। डायटोमिक बोलते हैं ना इसे, डायटोमिक या मोनोएटॉमिक फॉर्म में मिलते हैं या कंपाउंड की फॉर्म में मिलते हैं। तो साइंस साइंस पे भी अगर हम जरा थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग चीज सोचें तो एटम है, एटम से इलेक्ट्रॉन निकला। एटम शुरुआती न्यूट्रल है, ठीक है, उसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी नहीं है, यानी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर नहीं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला, एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, आयन बन गया। ठीक है? या उसने एटम को, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो वो नेगेटिवली चार्ज आयन बन गया। ये बेसिक कंसेप्ट है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा। यस सर। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जैसे ही एटम ने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, एटम पॉजिटिवली चार्ज आयन बन गया। और पॉजिटिवली चार्ज आयन का एक रीजन होता है, फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तुरंत ही उसके अंदर फील्ड की प्रॉपर्टी आ गई। इलेक्ट्रॉन से जैसे ही इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ, इलेक्ट्रॉन का जो है वो एक्सचेंज हुआ, या तो इलेक्ट्रॉन गया या आया, उसके अंदर तुरंत ही जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड तो समझते हो ना,
वो फील्ड जहां से किसी टेस्ट चार्ज को अगर आप लेकर आए तो वो कोई फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करता है, कूलॉम फोर्स उसको बोलते हैं। तो वो फोर्स का एक्सपीरियंस टेस्ट चार्ज जो कर रहा है वो कर रहा है फील्ड की वजह से। यस सर। पढ़ाई होगा इसका, ये रिलेशन भी पढ़ा होगा, इक्वल टू एफ क्यू, एफ ओवर क्यू। एफ जो है वो कूलॉम फोर्स है, जब दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के पास या दूर लेकर जाते हैं तो वो कितने फोर्स से एक दूसरे को रिपेल करते हैं। कूलॉम्स लॉ अगर आपको याद हो तो वो फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है Q1 के वो चार्जेस जो जिनको आप एक दूसरे के पास लेकर आ रहे हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उनके स्क्वायर के जो है वो प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कोई भी चार्ज पार्टिकल जनरेट कर सकता है, तो अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है तो हम उस फोर्स को जो भी आपका चार्ज है उससे डिवाइड कर दें तो वो आपका उस पर्टिकुलर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अगर चार्ज पॉजिटिवली चार्ज है तो अगर आयन जो आपका सॉरी अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। अगर नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव का दिखाया है क्या इसका? हाँ दिखाया, पॉजिटिव का ही दिखाया है। और अगर नेगेटिवली चार्ज है तो उसकी डायरेक्शन जो है फील्ड की, ये सपोज यहाँ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ट होगी, इस तरह से अंदर आएगी। और इन्हीं फील्ड्स की वजह से ये माना जाता है कि अपोजिट चार्जेस जो है ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं क्योंकि फील्ड एक ही तरह के हैं। और अपोजिट चार्जेस जो है क्योंकि एक की फील्ड इनवर्ड है एक की फील्ड आउटवर्ड है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और जब ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे आपका HCl है, HCl में ये दोनों एक दूसरे से बंधे रहते हैं, तो वैलेंट बॉन्ड में होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एस जो H के कंपैरिजन में Cl की ज्यादा होती है तो ये उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर थोड़ा सा खींच लेता है, तो जिसकी वजह से Cl के ऊपर माइनस डेल्टा और H के ऊपर प्लस डेल्टा चार्ज आ जाता है और ये डाइपोल बन जाते हैं। डाइपोल तो समझते हैं ना? यस सर। यस। यस सर, यस सर। तो ये डाइपोल बन जाते हैं। डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल सॉरी, मैग्नेटिक डाइपोल भी होते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल की खास बात क्या होती है कि हम रिक्वायर्ड फोर्स से जितना उनको लिबरेट करने के लिए चाहिए एनर्जी प्रोवाइड कर कर हम चार्जेस को सेपरेट कर सकते हैं, मोनोपोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी पॉजिटिव चार्ज का भी रीजन बना सकते हैं, नेगेटिव चार्ज का भी रीजन बना सकते हैं। वेन डी ग्राफ जनरेटर में आपने देखा होगा, पढ़ा है वेन डी ग्राफ जनरेटर? ट्वेल्थ में पढ़ा होगा। सर याद तो नहीं है। चलो कोई बात नहीं। वेन डी ग्राफ जनरेटर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मौका लगे तो ट्वेल्थ की किताब में जो है उसको, अभी तो घर पे ही हो आप लोग, पलट के देखना, उसमें अगर किताब बेची ना हो या दी ना हो अपने जूनियर्स को जो है, तो उसमें वेन डी ग्राफ जनरेटर दे रखा होगा। उसमें क्या होता है कि एक मेटेलिक स्फीयर होता है और इस स्फीयर को हम चार्जेस प्रोवाइड कराते हैं और चार्जेस प्रोवाइड कराने से वो एक पॉजिटिवली
चार्ज पूरा स्फीयर बन जाता है, नेगेटिवली चार्ज बनाना चाहे तो नेगेटिवली चार्ज अलग स्फीयर बन जाता है, हम उसे सेपरेट रख सकते हैं। तो वेन डी ग्राफ जनरेटर होता है वो, उससे ये जो है प्रोवाइड किया जाता है। और आपने हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के सेल के अंदर और वो सारी प्रॉपर्टीज जो है वो 12th वगैरह में पढ़ी होंगी कि अगर किसी शेल के अंदर कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज है या मेटेलिक शेल है, उसके अंदर अगर आप बैठ जाए और आपके ऊपर बिजली आकर गिरे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक वो पहले वो याद हो, अभी आप जो है किसी पुराने किले वगैरह में विजिट के लिए गए हो तो वहां आपने देखा होगा कि एक जो है वो जो योद्धा होते थे वो एक तरह की खास ड्रेस बोलते थे, उसे झाल बोलते थे। वो क्या होता था कि वो पूरा जो है सिर से लेके पैर तक का जो है वो जंजीरों का एक वो कपड़ा सा यस होता सर, था। यस सर, देखा है। देखा है ना, वो झाल बोलते थे उसे, वो पूरा सिर से लेके पैर तक उसको पहनते थे। तो वो एक्चुअल में उसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी जो है उस झाल की, और एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे टेस्ला, निकोला टेस्ला ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी उसकी एक डिटेक्ट की थी कि अगर उस झाल के ऊपर आप बिजली गिरा दें, क्या लाइटिंग जिसको बोलते हैं, लाइटिंग अगर आप उसके ऊपर करें तो उसके अंदर की जो चीज है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आदमी को करंट वगैरह नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। तो वो जो है वैन डी ग्राफ जनरेटर का ही एक तरह का रूप है। ये सारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होकर जो है वो एंड की तरफ आ जाते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है वैन डी ग्राफ, अगर आप उसको मौका लगे उसको पढ़िएगा, मालूम पड़ेगी। अच्छा टाइम भी हो गया, अभी ये बजा है तब मुझे जो है दिखाई दिया है। चलो आज इतना ही रखते हैं, कल आगे सर इसके इसके और बाद आपकी और इंटरेस्टिंग क्लास होती है क्या? क्लास तो और नहीं होती, लेकिन काम और बहुत होते हैं। ओके सर सर। कॉलेज की क्या अपडेट है सर? सर कॉलेज की क्या अपडेट है, कब से खुलेंगे? भाई कभी से खुले भाई, तुम्हारा तो काम हो रहा है।